हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सिंगल स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग को हमने मतलब लकड़ी पे बांध कर उसको उतना नॉर्मल एक टाइट करके लोवेस्ट नोट पे हमारे उसके हिसाब से हमने फिर क्या किया था कि लकड़ी के ऊपर हमने टोटल 12 नोट्स ढूंढे थे, 12 स्वर। ठीक है, पहले 7 नोट्स ढूंढे गा के, फिर उसको इस पे ढूंढा हमने गाने के बाद। ढूंढने के बाद पहले हमने अपने गले में ढूंढे 7 स्वर गा के, ध्वनि का एक्सपेरिमेंट करके, फ्रीक्वेंसी का एक्सपेरिमेंट करके। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि गिटार मतलब एक लकड़ी ली और उस पर स्ट्रिंग बांध दी और उसके ऊपर हमने उन 7 स्वरों को ढूंढने के बाद मार्क कर दिया, फ्रेट्स बना दिए। तो 7 फ्रेट्स बन गए थे। फिर हमने क्या देखा कि जो गैपिंग थी 7 नोट्स की वो थी 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ। तो हमने बाकी बचे 1 को हाफ हाफ करके और फ्रेट्स बना दिए, तो 5 फ्रेट्स और बन गए। तो 5 फ्रेट्स बनने के बाद टोटल आपका 12 नोट्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया एक लकड़ी के ऊपर। तो आपको याद हो गया कि 12 नोट्स कहाँ पर हैं पूरे एक स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये देखना था कि बाकी की स्ट्रिंग्स जो बनी है वो किस तरीके से बनी है, मतलब क्या सोच रख के बनाई होगी। जैसे कि देखते हैं हम, तो हमने इसको सबसे पहले सा माना था, ऊपर वाली स्ट्रिंग को, जो पहली स्ट्रिंग हमने बनाई। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सा माना तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट फ्रेट जो हमारा है, जैसे हमने सप्तक याद कर लिया था क्योंकि मेन सप्तक है, तो हमने जो अपना सप्तक याद किया या 12 नोट्स का कॉन्सेप्ट बनाया या 12 नोट्स बनाए, तो उनको पहले हमने बोल के देखा था। तो अभी बोल लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस पर हम बनाएंगे। तो जो 12 नोट्स मिले थे उनका नाम क्या था? सा, रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। ठीक है, तो अब वही बोलते बोलते हम एक बार फ्रेट के ऊपर दोबारा बोल लेते हैं। सा, रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। ठीक है, तो यहाँ से 12 फ्रेट्स तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर मैं और आगे जाऊंगा इन फ्रेट्स के ऊपर, तो ये सा के बाद दोबारा से हायर लेवल का, हायर रेंज का रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प। तो प तक हम पहुंच सकते हैं। अब बात आती है कि बाकी स्ट्रिंग्स को कैसे बनाया जाए, तो हम वो देखते हैं। क्योंकि मेन थ्योरी है, हमें थ्योरी का नॉलेज होगा, म्यूजिक थ्योरी का, तो हम गिटार में कहीं भी कुछ भी बजा सकते हैं और कुछ भी ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरीके का संगीत ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो इस स्ट्रिंग का हमने सबसे पहले सा माना, और हमने लास्ट थ्योरी में जब प्रैक्टिस करी थी गिटार की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास 1 थंब है जो हमने पीछे रखा है फ्रेट बोर्ड के, और बाकी 4 फिंगर से, 4 फिंगर से, तो हमने 4 फ्रेट कवर करे थे। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो ये 4 फ्रेट्स मैंने 4 फिंगर से ही बेसिक कवर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, आप उसको समझो कि सा माना इसको, सबसे पहली स्ट्रिंग को मैंने, इस ऊपर वाली स्ट्रिंग को सा मान लिया जो हमने बनाई थी, तो सा। देन नेक्स्ट वाला रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध। अब आप सोचें कि यहाँ तक अगर मैंने 4 फिंगर से कवर कर लिया है, 4 फ्रेट तक, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, तो इसके बाद मैं अगर आगे के नोट बजाना चाहता हूँ, कौन कौन से? सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध तक पहुँच गया मैं। अब मुझे चाहिए म शुद्ध, तो मैं म शुद्ध के लिए यहाँ इधर एक्स्ट्रा फिंगर नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाऊँ कि उसी 4 फ्रेट के अंदर कवर हो जाए या 4 फिंगर के अंदर ही कवर हो जाए। तो उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, समझना। सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध। अब ग शुद्ध के बाद आपको चाहिए म शुद्ध। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये म शुद्ध है, 5th फ्रेट पे आ रहा है म शुद्ध।
तो मैं क्या करूँगा कि म शुद्ध की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए, साउंड को ध्यान में रखते हुए, जो 5th फ्रेट का साउंड है, 5th फ्रेट की साउंड फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग एक और बनाऊँगा कुछ गैप पे, थोड़ी सी दूरी पे, जिसमें कि मेरी फिंगर गैपिंग इजीली हो जाए, कि मैं दूसरी स्ट्रिंग पे फिंगर रखूँ तो और कोई बाकी स्ट्रिंग टच ना हो, तो उतना गैप मैं ध्यान में रख के बनाऊँगा। क्या किया हमने, नेक्स्ट स्ट्रिंग ले ली और ये वाली जो पहली स्ट्रिंग हमने ली थी इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो स्ट्रिंग हम लेंगे उसकी थिकनेस हम कम लेंगे। क्यों लेंगे कम? क्योंकि कल मैंने थ्योरी में आपको क्या बताया था कि अगर थिकनेस कम लेते हैं, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है, तो साउंड फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगी, तो डिस्टेंस कम होगी इसका मतलब ये है कि थिकनेस कम होगी। ठीक है, तो ये जो है मोटी स्ट्रिंग से मोटी आवाज़ आएगी और आपको आप पतली मतलब आप पतले साउंड की तरफ आप जा रहे हो, हायर रेंज की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो स्ट्रिंग होता जाएगा वो पतला होता जाएगा। ठीक है, तो आवाज़ भी पतली हो जाती है। तो सेम आपको यही करना है कि ये नेक्स्ट स्ट्रिंग लेनी है थोड़ी सी कम थिकनेस की कंपेरेटिव टू दिस फर्स्ट वन। ओके, तो द नेक्स्ट स्ट्रिंग वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्ट्रिंग, और करना क्या है कि इससे थोड़ी सी कम थिकनेस का लेके आपको एक और यहाँ पे कस देना है एक स्ट्रिंग को। अब उसके बाद क्या करना है कि इस स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है आपको उसके ऊपर सेट करना है जो 5th फ्रेट का आपको साउंड मिला था। तो 5th फ्रेट पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली थी, जिसको हिंदी में हम बोल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध। तो अगर ये बन रहा है म शुद्ध, इसके बाद वाला स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, म शुद्ध की फ्रीक्वेंसी वाला। उतना टाइट हम नेक्स्ट स्ट्रिंग को कर देंगे कि वो म शुद्ध की फ्रीक्वेंसी का साउंड करे। जैसे कि अब मैंने इसको टाइट कर दिया, मान के चलिए। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग में 5th फ्रेट। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन। क्यों ओपन? इसलिए क्योंकि हमें साउंड फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो ओपन स्ट्रिंग रखने के बाद इसका साउंड फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे। ठीक है, तो 5th फ्रेट पे जो साउंड आ रहा है वही साउंड हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे सेट कर देंगे, उतना टाइट उसको कर देंगे कि उतना साउंड फ्रीक्वेंसी वो सुनाई दे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। बस थोड़ा सा डिफरेंस साउंड में इतना है कि थिकनेस का हल्का सा, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग को सेट कर दिया, तो ऑटोमेटिक अब हमारा जो म है वो हमें यहाँ ओपन पे मिल जाएगा। तो कैसे, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध ओपन। ठीक है, तो सा रे कोमल रे शुद्ध, सा ओपन, रे कोमल फर्स्ट फ्रेट, रे शुद्ध सेकंड फ्रेट, ग कोमल थर्ड फ्रेट, ग शुद्ध फोर्थ फ्रेट। Now the next string open is ma shuddh, then first fret ma tivra, pa is second fret, dha komal, then dha shuddh, मतलब ध कोमल ध शुद्ध। अब ध शुद्ध के बाद आया क्या कहते हैं 5th फ्रेट पे नी कोमल। तो नी कोमल की साउंड फ्रीक्वेंसी की मतलब नी कोमल का जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है, थोड़ी सी कम थिकनेस की, उसको हम फिर से यहाँ पे कस देंगे और कम थिकनेस की ले लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, रेंज बढ़ती जा रही है, तो आवाज़ पतली होती जा रही है। तो स्ट्रिंग भी आपको थोड़ी पतली लेनी पड़ेगी, जिसमें से इतना पतला साउंड आ सके जो इससे मैच कर जाए। तो दोबारा आ जाइए, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल। तो मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग नी कोमल का साउंड सेट करूंगा। ठीक है, नी कोमल, नी शुद्ध फर्स्ट फ्रेट, फिर नी शुद्ध हो जाएगा और ये सा हो जाएगा।
ठीक है, तो हम सा तक पहुंच गए। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेट बोर्ड, मतलब जहाँ से जिस नोट से हम चले थे उसी नोट पे आ गए। जैसे कि इस स्ट्रिंग का नाम इंग्लिश में जो होता है वो ई होता है, ठीक है, तो ई से चले थे हम ई पे आ गए। और इसका नाम है ए, इसका नाम है ई ए डी, इसका नाम है डी। तो डी के बाद आता है डी शार्प देन ई। तो आपको समझ में आया ई, इसका नाम है ई ए डी, ठीक है। तो सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र ब ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। सेम अब आगे बढ़ते जाएंगे। सा के बाद दोबारा से आएगा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल। तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे आया ग कोमल, तो ग कोमल के हिसाब से हम नेक्स्ट स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग और थोड़ी सी थिकनेस कम लेंगे और उसको हम बना देंगे। जैसे कि ये सा आया था, तो सा के बाद आया रे कोमल रे शुद्ध, उसको हम बनाएंगे ग कोमल की फ्रीक्वेंसी वाला ग कोमल, ठीक है। ग कोमल ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प। अब प के बाद आएगा ध कोमल, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग को हम बना देंगे ध कोमल। तो ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। तो सा आपका कहाँ पे आ रहा है? जो आपका मतलब तार सप्तक का सा, तीसरी रेंज कंप्लीट हो रही है जो सा की, वो फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाके हो रही है। अगर ऊपर से काउंट करें कि 1 2 3 4 5, तो इधर अगर इसको हम फिफ्थ माने तो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है हायर नोट, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको सा बोल देता हूँ तो सा के बाद हो जाता है रे कोमल। तो हम क्या कर रहे थे, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बना रहे थे वो हमेशा फिफ्थ नोट का बना रहे थे। तो ये फिफ्थ नोट पे आ रहा है रे कोमल, ठीक है। तो अगर ये रे कोमल फिफ्थ नोट पे आ रहा है तो रे कोमल, अगर नेक्स्ट स्ट्रिंग को मैं रे कोमल बना दूंगा तो आप ध्यान में दीजिए कि मैं सा से चला था, तो मुझे हायर नोट का सा आखिरी स्ट्रिंग पे मिलना चाहिए जो कि नेक्स्ट स्ट्रिंग आने वाली है। तब जाके मेरा सप्तक कंप्लीट होगा या रेंज कंप्लीट होगी। तीनों रेंज, तीन रेंज है, एक सबसे लोवेस्ट रेंज, एक मिडिल रेंज और एक हायर रेंज। तो हमने सबसे लोवेस्ट रेंज से शुरू करा था, ठीक है। तो लोवेस्ट रेंज क्या था कि सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, देन फिफ्थ नोट वाला हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाया था, ठीक है। तो सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। तो अब आप देखिए कि जो आपकी सेकंड लास्ट स्ट्रिंग है उसके फोर्थ फ्रेट पर सा एंड हो रहा है, मगर जो एंड होना चाहिए वो फिफ्थ पे होना चाहिए, ताकि क्या हो कि जो आखिरी वाली स्ट्रिंग है वो सा पे पहुंच पाए। तभी हमारी रेंज कंप्लीट होगी कि ई से चले थे तो ई पे आ गए, ठीक है। तो ई से चले थे ई पे कैसे आओगे? ई ए डी जी बी ई बोलते हैं हम, मतलब ये अगर सा है तो ये हायर सा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड लास्ट स्ट्रिंग है जहाँ पे हम पहुंचे, जहाँ पे हमारा फोर्थ पे सा आया है, तो हम उस स्ट्रिंग को थोड़ा सा मतलब क्या करना है कि आपको बस ये वाला जो आपका सा आ रहा है सेकंड लास्ट स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट पे, उसको फिफ्थ फ्रेट पे लेके आना पड़ेगा। तब जाके जो फिफ्थ फ्रेट वाला जो साउंड होता है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग बनता है हमेशा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फोर्थ फ्रेट पे सा एंड हो रहा है तो उसको आपको फिफ्थ स्ट्रिंग पे एंड करना पड़ेगा। तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे एंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी स्ट्रिंग है आप इसको थोड़ा सा लूज कर दे, हाफ नोट, ये कह सकते हैं। देखिए एक बार और काउंट करके देखते हैं, काउंट करके समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध म तीव्र प, ठीक है। प के बाद आया ध, ठीक है। तो प के बाद आया ध कोमल, ठीक है। तो ध कोमल से पहले आता है प, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को प बनाना पड़ेगा। तो प की फ्रीक्वेंसी पे जब हम इसको सेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये 6 5 4
3। तो थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे जो प आ रहा है वही फ्रीक्वेंसी हम नेक्स्ट स्ट्रिंग में सेट कर देंगे प की। तो जब ये वाली स्ट्रिंग प बन जाएगी, अभी हमने ध कोमल बनाई थी जैसे नेचुरली चल रहे थे तो, बट अब जब इसको हम प बना देंगे, प फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा प, और फिर उसके बाद ये बन जाएगा ध कोमल, ये बन जाएगा ध शुद्ध, ये बन जाएगा नी कोमल, ये बन जाएगा नी शुद्ध। और अब आपका सा जो आना था वो यहाँ पे आ गया कि क्या कहते हैं, फिफ्थ फ्रेट पे आ गया। तो आपका सा फिफ्थ फ्रेट पे आ गया, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग को हम फिफ्थ फ्रेट के हिसाब से टोन करते हैं, तो हमने ट्यून कर दिया। तो ये भी सा हो गया और ये भी सा हो गया। ठीक है, तो दोनों का आप साउंड सुने। ओके, तो आपको अभी डिजाइनिंग समझ में आई कि गिटार कैसे बना है। अब आप देखें ध्यान से, समझना जरूर कि ये सा हो गया, तो ये हो जाएगा सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध सा, देन रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प। तो हम प तक पहुंच गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इसको हमें प बनाना है, सेकंड लास्ट स्ट्रिंग को, मतलब सेकंड स्ट्रिंग को हमें प के साउंड पे टोन करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये प आया था यहाँ पे, ठीक है, तो प के बाद आ रहा था ध कोमल। तो अगर इसको मैं ध कोमल सेट करता तो मैंने इसको क्या सेट किया है, प, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है गिटार का डिजाइन। तो प फ्रीक्वेंसी पे अगर मैंने इसको सेट किया है ध कोमल की जगह, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को मैंने ध की जगह प पे शिफ्ट किया है। तो ध कोमल मतलब ज्यादा हाफ नोट ऊपर है, ध कोमल हाफ नोट ऊपर है, और जो प है वो हाफ नोट नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस स्ट्रिंग को हाफ नोट डाउन किया है या हाफ नोट लूज करा है। तो ये स्ट्रिंग ओवरऑल गिटार में ये वाली सेकंड स्ट्रिंग जो है हाफ नोट लूज है, ये आप समझ लीजिए। तो इसको हाफ नोट लूज कर दिया हमने, तो ये प पे सेट हो गया। प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध और सा, और फिर उसके बाद आपका सा नेक्स्ट स्ट्रिंग बन गया। तो इस तरीके से गिटार को डिजाइन करते हैं। तो ऐसे करके आपके तीनों सप्तक कंप्लीट होते हैं, या तीनों साउंड रेंजेस कंप्लीट हो जाती है। एक तो लोवेस्ट साउंड रेंज, और फिर नॉर्मल साउंड रेंज, और हायर साउंड रेंज। मतलब लोवेस्ट सा से नॉर्मल सा तक आएंगे, फिर नॉर्मल सा से हायर सा तक जाएंगे। और इंग्लिश में हम बोले नाम तो ई से स्टार्ट किया था, लोवेस्ट ई, फिर उसके बाद हम मिडिल ई तक आए, फिर मिडिल ई पे आने के बाद हायर ई पे चले गए। ओके, तो एक बार और ध्यान से आप देखिए, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध सा, रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प, ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, और ओपन सा, फिर रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध, ऐसे करके फ्रीक्वेंसीज पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये 4 फ्रेट के अंदर जो डिजाइनिंग हमने बनाई है सारे गाँव पदनिसा ढूंढने की, कि हम सारे गाँव पदनिसा को 4 फिंगर्स में ही प्ले कर सकें, तो वो डिजाइनिंग हमने बनाई है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो ये 7 नोट्स हो गए, मतलब आपके टोटल 12 नोट्स लोअर, ठीक, और 12 नोट्स मिडिल के और 12 नोट्स हायर के। तो ये 4 फ्रेट के अंदर हम हो गए। अब जैसे कि ये ई माना था, इस स्ट्रिंग का नाम ई है। आपको समझ में आ गया होगा कि गिटार डिजाइनिंग कैसे हुई है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया कि डिजाइनिंग कैसे बनाई जाती है, गिटार डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये आपका गिटार डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जैसे कि स्ट्रिंग्स के नाम दे सकते हैं, जैसे भी आपको नाम देने हैं, या जिस भी हिसाब से आप इनको याद करना चाहते हो उस तरीके से हम स्ट्रिंग का क्या करेंगे, नाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी नंबर वाइज देखें तो इसको हम बोलते हैं 6 5 4 3 2 1।
ओके, 654 3 2 1। और जैसे वेस्टर्न में अगर नाम दिए गए हैं गिटार में, तो नाम क्या दिया गया है, EADGBE। ठीक है, ताकि हम स्ट्रिंग्स को याद कर सकें कि जैसे कि अगर डायरेक्ट कोई बोले कि ये प्ले कीजिए तो आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए आपने नाम दे दिया। जैसे कि अगर मेरा नाम है, तो मेरा नाम है नरेंद्र पाल सिंह, तो अगर कोई बोलेगा नरेंद्र पाल सिंह, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ, ये मुझे बुला रहे, ये मेरा नाम है नरेंद्र पाल सिंह। तो जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में अटेंडेंस देते हैं, तो अटेंडेंस देते समय आप जब टीचर आपका अटेंडेंस लेता है, तो वो आपका काउंटिंग सबका नाम वाइज लिखता है। जब सबके नाम बोलता है तो सब ऑटोमेटिक खड़े होते जाते हैं और बोलते हैं यस सर, यस मैम। ठीक है, तो उसी तरीके से पहचान जैसे हमारी बन जाती है नाम देने से, तो सिर्फ एक वो नाम दिया गया है। नाम देने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक सिर्फ नॉर्मल पहचान है। नाम कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम नरेंद्र है, सतिंदर हो सकता है, आप मेरा नाम नरेंद्र बोल लो, सतिंदर बोल लो, ठीक है, कमलदीप बोल लो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे अमन बोल लो, आप मुझे राजन बोल लो, आप मुझे दमन बोलो, अमन बोलो, डिम्पी बोलो, दलजीत बोलो, किसी भी नाम से हम बना सकते, कोई भी नाम बना सकते किसी का भी। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, मेन जो स्वरों का ज्ञान है बस वो है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी म्यूज़िक की हमें समझनी है। नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, नाम सिर्फ इसलिए कि अगर हम सब बैठे हैं तो बस अगर किसी ने बोला कि ये बजाने वाले हैं हम, तो ये बजाना बोला, तो ये क्या बजाना, पर्टिकुलर कोई नाम होना चाहिए ना कि ये कॉर्ड बजाओ, इस गाने पे ये वाली कॉर्ड लगेगी। तो अगर मैंने बोला, सामने वाले ने आपको बोला कि सी कॉर्ड लगाइए, सी स्केल पे हम गाना गाएंगे, तो हम सी कॉर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया, सारे आर्टिस्ट को पता चल गया कि सी स्केल के ऊपर गाना है, तो सी स्केल पे हम सेट कर देंगे। तो अब जैसे किसी ने बोला और गाना चालू करा, तो सी स्केल पे हम बजाना चालू करेंगे। क्या? एक नया गाना ही बना रहा हूँ, आप ये मान के चलो, ठीक है। आपको समझ में आया? सिर्फ नाम इसलिए दिया गया ताकि पहचान हो सके कि क्या प्ले करना है आर्टिस्ट लोगों को, तो उस हिसाब से वो अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करेंगे, चाहे फिर वो तबला हो, ड्रम हो, गिटार हो या कोई भी वाद्य यंत्र हो। वो उस फ्रीक्वेंसी में पहले उस वाद्य यंत्र को ट्यून करेंगे, फिर सारे आर्टिस्ट जब प्ले करेंगे तो वो एक जैसा साउंड करेगा। जो सिंगर गाएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, पर्टिकुलर रेंज में, उसी रेंज में ही सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होंगे फिर, तो एक जैसा लगेगा, कुछ अलग अलग सुनाई नहीं देगा और मेलोडियस लगेगा पूरा गाना, या पूरा जितना भी सब कुछ प्ले होगा सब कुछ एक जैसा लगेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है म्यूज़िक थ्योरी का, किस तरीके से आप म्यूज़िक प्ले करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? स्ट्रिंग्स के नेम 6 5 4 3 2 1 EADGBE।
और डिज़ाइनिंग आपको समझ में आ गई और फ्रेटबोर्ड पढ़ना भी आ गया। तो हिंदी हिसाब से भी आपको समझ में आ गया, स्वरों के हिसाब से कैसे बनाया गया है, और उसके बाद इनके नाम क्या दिए गए। तो अगर जैसे मैं इनका नाम दूं तो इनका नाम क्या हो गया, ई। अब ई के बाद क्या नाम दूंगा, तो ये डिज़ाइनिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि गिटार में या स्वर ज्ञान को कॉपी में कैसे लिख के याद किया जाए, या किस तरीके से नाम दिया जाए स्ट्रिंग्स का, और उस लैंग्वेज को कैसे बनाया जाए और पढ़ा जाए और समझा जाए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और प्रीवियस वीडियोस आप सारे देखें तो उससे आपको पूरी कंप्लीट म्यूज़िक थ्योरी के बारे में नॉलेज होगा, स्वर ज्ञान नॉलेज होगा, और रियाज कैसे किया जाता है वो भी आपको पता चलेगा, और सारे स्वर जितने भी हैं संगीत के उनका भी आपको नॉलेज होगा। तो A to Z ये जो सीरीज़ है म्यूज़िक थ्योरी की, म्यूज़िक की विथ गिटार विथ इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज़ हम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से हमें स्वर ज्ञान होता है बहुत इजी तरीके से, ताकि हम स्वरों का नॉलेज ले सकें। इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम स्वरों को अच्छी तरीके से समझ सकें। और अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप प्ले करके गाना गाते हैं या कुछ भी गाते हैं स्वर ज्ञान के साथ, तो आपको क्या है कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा इवेंट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं विथ सिंगल गिटार, और एकॉस्टिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में। क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट पे अपना पूरा डिज़ाइनिंग तैयार करें और उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपका परफॉर्मेंस आपके हिसाब से आपको परफेक्ट लगेगा। तो इजी हो जाएगा सुनने वालों के लिए और उनको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप सोलो आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ये मतलब। ओके, थैंक यू सो मच।